सब्सक्राइब कीजिए अलीम अकेडमी होम ट्यूशन सर्विसेज को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन चैप्टर 3। चैप्टर 3 ये है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। चैप्टर 3 में हम करेंगे एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिया इवैल्यूएट्स 218 डिवाइडेड बाई 31 using a calculator and she says that the answer is 70.3। प्रिया 218 को जब डिवाइड करती है 31 पर तो कैलकुलेटर के साथ तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 70.3। विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन यूज एस्टिमेशन टू डिटरमिन वेदर द प्रियाज आंसर इज़ रीज़नेबल। हमने क्या करना है कि हमने एस्टिमेशन से ये चेक करना है कि जो प्रिया का आंसर आ रहा है वो ठीक है या गलत है, यानी रीज़नेबल है या रीज़नेबल नहीं है। Then use a calculator to evaluate 218 divided by 31. Is your estimated value close to the actual value? तो फिर हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेटर को यूज़ करके हमने 218 को 31 पे डिवाइड करना है और फिर हमने चेक करना है कि जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब आ रही है या नहीं आ रही। ये सारा काम हमने करना है। तो सिंपल हमने क्या करना है कि हमने पहले इसको करना है एस्टिमेशन से, उसके बाद हमने इसको करना है कैलकुलेटर से। तो जब एस्टिमेशन की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर लिख लें कि किसको एस्टिमेट करना है। आपने बेसिकली करना है 218 को डिवाइड करना है आपने 31 पे, ठीक है। तो पहले हम जो है वो काम करते हैं एस्टिमेशन वाला। यहाँ पे हम लिख देते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। अच्छा देखें, जब एस्टिमेशन की बात करते हैं ना तो होता क्या है कि आपने ना इसका करीब तरीन नंबर लेना होता है, यानी आपने नियरेस्ट नंबर लेकर तो इसको सॉल्व करना होता है। अगर नियरेस्ट नंबर की बात करें तो यानी एस्टिमेशन की बात करें तो क्या होगा कि 218 है, इसको आप कर सकते हैं 200 भी कर सकते हैं, इसको आप 210 भी कर सकते हैं, 220 भी कर सकते हैं, 230 भी कर सकते हैं। और जो आपके पास जो है वो 31 है उसको आप 30 कर सकते हैं। इसके अलावा और आप और कोई नहीं कर सकते। 30 के अलावा 40 कर सकते थे, लेकिन 40 उससे बहुत दूर है। अगर ये 35 होता तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको 30 एस्टिमेट कर लेते या 35 या 40 एस्टिमेट कर लेते। लेकिन अभी ये हमारे पास 31 है तो हमने इसको 30 ही एस्टिमेट करना है। अच्छा, अब ये देखें जो इधर वाले नंबर हैं, जैसे ये 231 है, ये देखें ये वाला नंबर जो 231 है, फिर 220 है या 210 है या 200 है, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 30 के टेबल में आता हो या 30 के टेबल में आने वाले नंबर के नियरेस्ट हो। तो आप देखेंगे 30 का मतलब है 3, तो आप 3 का टेबल पढ़ें, देखें इनमें से कौन सा नंबर आता है, ये वाला कि ये वाला। जैसे अगर आप देखें 3 6 क्या होता है आपके पास 18, लेकिन 18 की अगर बात करें तो आएगा 180। तो 180 तो जो है इससे बहुत दूर है। ये आपके पास 218 है, ये 180 के करीब जो है वो नहीं है, ठीक है। 180 इस नंबर से बहुत दूर है। अच्छा, बात करते हैं 7 की। 3 को आप मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो आएगा 21, तो ये इसके करीब है। 21 जो है ना वो 21 के आगे 0 लगा दें तो बन जाएगा 210। तो ये 210 जो है ना ये बेसिकली इसके करीब है 218 के, ठीक है। और अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 3 8 क्या होता है 240। 218 से बहुत आगे चला जाएगा। 3 8 24 होता है, हमने 0 खुद से लगाया ताकि हम एस्टिमेट कर सकें कि ये इसके करीब नंबर कौन सा आ रहा है। तो 240 बहुत आगे हो जाएगा, 210 जो है वो इसके करीब है। तो हम सिर्फ ये वाला नंबर लेंगे 210, हम इसी नंबर को एस्टिमेट करेंगे। हमने एस्टिमेशन में वो नंबर लेना होता है जिस पर वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो हमने यहाँ पर जो नंबर लेना है वो हमने क्या लेना है, हमने लेना है 210, ठीक है। ये हमने इसको एस्टिमेट कर लिया। इसके आगे पहले आप इज इक्वल टू का साइन लगा दें।
अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है, ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा ज़ीरो के साथ, और 3 7 है 21, तो आंसर आ जाएगा 7। अच्छा, ये हमारे पास आ गई एस्टिमेटेड वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कैलकुलेटर वैल्यू। कैलकुलेटर वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन लिख लें 218 डिवाइडेड बाय 30। तो अब देखें, जब इसकी कैलकुलेटर वैल्यू आपने निकालनी है तो कैलकुलेटर लें और इसको सॉल्व करें। तो अभी करके दिखाते हैं आपको। 218 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये ना 31 आएगा, आपने एक्चुअल वैल्यू लेनी है ना, 30 नहीं लेना हुआ आपने। 218 डिवाइडेड बाई 31 जो एक्चुअल वैल्यू है वो वाली वैल्यू लेनी है आपने। 218 डिवाइड बाई 31, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.03। तो देखें, जो हमारे पास जो पहला आंसर आ रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू, उसके बाद दूसरा आंसर आ रहा है कैलकुलेटर वैल्यू। हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू और कैलकुलेटर से जो वैल्यू आ रही है वो दोनों ऑलमोस्ट करीब करीब हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि प्रिया इवैल्यूएट्स दिस, ओके, प्रिया इवैल्यूएट्स दिस यूजिंग अ कैलकुलेटर, ओके, एंड शी सेज दैट द आंसर इज दिस। Without doing the actual calculation, use estimation to determine whether the previous answer is reasonable. हमने ये बताना है कि whether the previous answer is reasonable, हमने बताना है कि उसका आंसर रीज़नेबल है या नहीं है। ओके, तो देखें, रीज़नेबल तब होगा अगर उसका आंसर भी 7 पॉइंट कुछ आ रहा होता, 7.02, 7.01, 7.04 इस तरह से आ रहा होता, लेकिन उसका आंसर आ रहा है 70 और 70.3 में और 7.03 में बहुत फ़र्क है। ये 7 है, ये 70 है। ओके, तो ये कभी भी जो है वो करीब करीब नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे, हमने पहले बताना है प्रियस आंसर इज़ रीज़नेबल और नॉट, तो हम भी लिखेंगे प्रियस आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। तो फिर क्या हमने करना है कि देन यूज़ ए कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट दिस, फिर हमने कैलकुलेटर से इसको इवैल्यूएट करना है, तो वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले आपने इसका आंसर देना है कि प्रिया का आंसर जो है वो रीज़नेबल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे लिख दें हेंस प्रियास आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन में था कि देन यूज़ अ कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट दिस। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 7.03। तो यहाँ पे आप आंसर लिखते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 7.03। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो कि हमारे चैनल पे न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें। आपके कमेंट से, आपके अच्छे कमेंट से हमें अप्रिसिएशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। हमने इनको एस्टिमेट करना है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने इनको एस्टिमेट करना है। देन यूज़ अ कैलकुलेटर टू इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आर योर एस्टिमेटेड वैल्यूज़ क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज़। पहले आपने करना है एस्टिमेशन से, फिर आपने करना है कैलकुलेटर से, और फिर आपने चेक करना है कि एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इसको। ये पार्ट है आपके पास 2013 मल्टीप्लाई 39। तो देखें, इसका आसान तरीका क्या है कि आपने इसको पहले करना है एस्टिमेशन से। तो जब एस्टिमेशन से करेंगे तो आप 2013 का नियरेस्ट होल नंबर ले लें। नियरेस्ट होल नंबर उसका आ जाएगा 2000, और इसको आप मल्टीप्लाई करें 39 के नियरेस्ट होल नंबर से। होल नंबर से मुराद है कि नियरेस्ट टेंस में, नियरेस्ट 20 में, नियरेस्ट 1000 में, ये टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में। 2013 है वो थाउजेंड्स में आ रहा है, उसका नियरेस्ट 1000 हमने लिया, वो हमारे पास 2000 आ रहा है।
तो जो 39 है उसका नियरेस्ट टेंस लेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी ऐसा नंबर आपने लेना है जिसके आगे ज़ीरोज़ आते हों ताकि उनको मल्टीप्लाई करना आसान हो। अच्छा जी, अब देखें जब आपने 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये देखें ये है 2000 और ये है 40। आप क्या करें, आप सिर्फ 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 2 4 का क्या होता है 8। 8 लिखने के बाद आप जितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं आगे उनको लिख दें 1 2 3 4। 4 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो 1 2 3 4, बस ये इसका आंसर आ जाएगा 80,000। ठीक हो गया। तो कितना आसान तरीका है इसको जो है वो कैलकुलेट करने का। तो इसका आप यहाँ पे आंसर लिख दें। आंसर इसका आ जाएगा 80,000। अच्छा जी, ये तो था एस्टिमेटेड यूज़र कैलकुलेटर। एस्टिमेट पहले एस्टिमेट करना है देन यूज़र कैलकुलेटर। योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई एस्टिमेटेड वैल्यू। यहाँ पे आप लिखते हैं पहले एस्टिमेटेड वैल्यू। अच्छा, अब आप लिखें कैलकुलेटर वैल्यू। अच्छा, जब कैलकुलेटर से आपने करना है तो बहुत ही आसान है। आप 2013 को मल्टीप्लाई कर दें 39 के साथ। कैलकुलेटर से करने से पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दें कि जिसको आपने सॉल्व करना है वो है 2013 मल्टीप्लाई 39। अच्छा, जब कैलकुलेटर से करेंगे जो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 78507, 78,507। तो ऊपर आपके पास क्या आ रहा है 80,000। तो 78,000 और 80,000 ऑलमोस्ट नियरेस्ट हैं। तो क्वेश्चन में क्या था कि आर योर एस्टिमेटेड वैल्यूज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज। यस, दे आर क्लोज। अगर ये आता आपके पास 7,000 और वो आता 80,000 तो ये बहुत दूर था। तो अभी हमारे पास काफ़ी क्लोज आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे यस दीज वैल्यूज आर क्लोज। यस दीज वैल्यूज आर क्लोज। चलें जी, आगे चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट है आपके पास पहले स्क्वायर रूट आ रहा है, उसके बाद क्यूब रूट आ रहा है। पहले हमने इसकी करनी है एस्टिमेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिख दें कि एस्टिमेटेड वैल्यू। जब एस्टिमेटेड वैल्यू करेंगे तो आपके पास क्या होगा। अच्छा जी, अब देखें पहले आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 145.6। सबसे पहले आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स का पता होना चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर रूट लें तो क्या आंसर आता है और कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर आपके पास होते हैं 1 2 4 9 16 25 36 फिर 49 और फिर आगे चलें तो 81 64 भी आता है बीच में। तो 100 आ जाएगा 10 का। तो 11 का आ जाएगा 121, 12 का आ जाएगा 144 और फिर 13 का आ जाएगा 169। तो ये देखें ये दो नंबर्स हमें मिल गए हैं। तो 145 इनके दरमियान में आ रहा है 145.6। तो आप देखें कि इनके दरमियान में आ रहा है तो वो किसके क्लोज है, 169 के क्लोज है या वो 144 के क्लोज है। तो हम सब जानते हैं कि 145 जो है वो 144 के क्लोज है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस सारे की जगह ना 145.6 की जगह हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 144। क्योंकि जब एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हमने वो वैल्यू लेनी होती है जो कि एग्जैक्टली जो है वो क्लिक करती हो, यानी जिसका एग्जैक्टली स्क्वायर रूट लें तो आपके पास होल नंबर में आंसर आता हो, तो वो है 144।
तो पहले की जगह पे तो आ गया आपके पास 144। तो यहाँ पर आप लिख दें 144। अच्छा जी, आगे बात आ गई क्यूब की। अच्छा, जब क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 का क्यूब 3, 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 का क्यूब 4, 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 5 का क्यूब 5, 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये देखें हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं 64 और 125, तो इनके दरमियान में आ रहा है 65.4। तो अब आप देखें कि इनके दरमियान में जो आ रहा है तो वो किसके करीब है, 64 के करीब है या 125 के करीब है। तो ये 65.4 ऑब्वियसली 64 के करीब है। तो आपने क्या करना है कि आपने 65.5 की जगह पे आपने लिख देना है 64। बहुत ही आसान काम है और हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसे समझाएं कि आपको ये सारी ज़िंदगी याद रहे कि ये काम किस तरह से करने हैं। 65 की जगह भी आप लिख दें 64, यानी हमने वो नंबर ले लिया जिसका क्यूब रूट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, अब देखिए 144 को अगर आप एस्टिमेट करें तो इसको आप कैलकुलेट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता है आपके पास 12। और उसके बाद अगर आप 64 का क्यूब रूट लें तो वो आपके पास आता है 4। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 3 आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब हमने करना है कैलकुलेटर से। कम ऑन, जब कैलकुलेटर वैल्यू की बात करेंगे तो पहले आप क्वेश्चन लिख लें जिसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। तो अब आप कैलकुलेटर लें और इसको सॉल्व करें और देखें क्या आंसर आ रहा है। तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 2.99। तो देखें 2.99 आ रहा है। तो जब हमने इसको किया था एस्टिमेट तो हमारे पास आंसर आ रहा था 3। तो 2.993 के बहुत क्लोज है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में है कि आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज़। तो हम कहेंगे येस, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। These values are close. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। Express 3.612 and 29.87 correct to two significant figures. Use your answer in part 1 to estimate the value of this. पहले हमने क्या करना है कि 3.612 को और 29.87 को हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, यानी हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसका आंसर देना है। तो आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में और राउंडिंग ऑफ में फ़र्क क्या है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि यूज़ योर आंसर इन पार्ट 1 टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। फिर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इसकी वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमने पार्ट 1 का आंसर जो है उसको हमने यूज़ करना है। यानी होता क्या है कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, उनको भी आप एस्टिमेटेड वैल्यूज़ की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी करके दिखाते हैं आपको। पहला नंबर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 3.612। जब आपने इसको करना है एस्टिमेट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो आपने लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, यानी कि 2 पहले 2 को आपने करना है, यानी आपने 6 को राउंड ऑफ करना है। 6 को राउंड ऑफ करने के लिए इसके बाद देखें कि आपके पास क्या आ रहा है। 5 या उससे बड़ा नंबर आएगा तो 6 में 1 प्लस कर देंगे, अगर 5 से छोटा नंबर आएगा तो 6 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो देखें 6 के बाद 1 आ रहा है, यानी 5 से छोटा नंबर आ रहा है, तो आप 6 को एज इट इज़ लिख दें। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6। ये तो आ गया पहले का आंसर। दूसरा पार्ट है हमारे पास 29.87।
तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ये आपने 9 को राउंड ऑफ करना है। तो 9 के बाद का नंबर देखें वो 8 आ रहा है, 5 से बड़ा है, तो 9 नेक्स्ट नंबर में 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 की बजाय जब इस तरह का केस हो तो हम ये दोनों नंबर्स को चेंज करते हैं, हम 10 नहीं लिखते, हम 29 को 30 बना देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 30। चलें पहले ये दोनों आंसर्स हम लिख लेते हैं। एक्सप्रेस दिस करेक्ट टू 2 सिग्नेट फिगर्स। पहले आप क्वेश्चन लिख लें। (3.612) इसको हमने करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इसके आगे आप इसका आंसर लिख दीजिए। जब 2 तक करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि 29.87 को हमने एस्टिमेट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। जब इसको आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30। ठीक हो गया। यूज योर कैलकुलेट आंसर इन पार्ट 1। हमने आंसर जो पार्ट 1 में आए हैं इनको हमने यूज करना है टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। एस्टिमेशन आप यहाँ पे लिख लें, एस्टिमेशन। कम ऑन, स्पेलिंग की बहुत गलती हो रही है मेरे पास। एस्टिमेशन। अच्छा जी, तो उसमें क्या करना है, हमने किसको एस्टिमेट करना है 3.612 डिवाइडेड बाय 29.87। अब आप क्या करें कि आप इसकी जगह पर जो है वो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को यूज़ कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3.612 की जगह आ जाएगा 3.6 और उसके बाद आ जाएगा डिवाइडेड बाय 29.87 की जगह पे आ जाएगा 30। अच्छा, अब ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू आपके पास आई है 3.6 डिवाइड बाई 30, इसको आप डायरेक्ट एस्टिमेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको वर्किंग भी करनी पड़ती है इसकी। कभी कभी ऐसे होता है कि एस्टिमेशन में जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वो वर्किंग के बाद उनका आंसर आता है। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो 3.6 डिवाइडेड बाई 30। अगर आप क्या करेंगे, आप ये डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ऑपोजिट साइड पे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 36/300। इसको आप 3 पे कैंसिल करें, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 0 0। तो 12 को आप 100 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0 इससे चला जाएगा, 0 1 से चला जाएगा और 1 की जगह पे आ जाएगा डेसिमल, तो ये बन जाएगा 0.12। ठीक हो गया। तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें नेक्स्ट स्टेप में। .12। तो बस क्वेश्चन में यही था हमारे पास कि यूज़ योर आंसर इन पार्ट 1 टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। इसके बाद हमने ये नहीं बताना था कि ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ और कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी, बस हमने इसको एस्टिमेट करना था, तो वो हमने कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कार ट्रेवल्स। A car travels 274 kilometer. It travels an average of 9.1 kilometer on a liter of petrol. एक कार जो है वो 274 किलोमीटर ट्रैवल करती है और जो उसकी एवरेज है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पे वो 9.1 किलोमीटर्स कवर करती है। बहुत ही पुरानी कार होगी, नई कार तो जो है वो 20 किलोमीटर्स तक कवर करती हैं। ओके, राइट डाउन अ कैलकुलेशन। हमने क्या करना है कि राइट डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड। तो हमने मेंटली एस्टिमेशन करनी है, तो फिर हमने फाइंड करना है कि कितने जो हैं वो लीटर्स यूज़ होंगे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए।
ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें, क्वेश्चन में है राइट डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड। तो आपने ऐसी एस्टिमेशन, आपने ऐसी कैलकुलेशन करनी है जिसको आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो, यानी आपने उसके अंदर जो है वो कैलकुलेशन में आपने वर्किंग नहीं करनी। तो ये वर्किंग मीन्स कि आपने कटिंग नहीं करनी, उसको डिवाइड नहीं करना आपने। तो देखें, हम इसको पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन गिवन है। हमारे पास है कि इट ट्रेवल्स एन एवरेज ऑफ 9.1 किलोमीटर्स ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में 9.1 किलोमीटर्स वो कवर करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9.1 किलोमीटर्स इन 1 लीटर। आप इन की बजाय ना आप यहाँ पे लिख लें इज इक्वल टू, ठीक है, 1 लीटर, लीटर्स लिख लें। अच्छा, 9.1 किलोमीटर्स वो कवर करती है 1 लीटर्स में। तो जब आप क्या करेंगे कि जब आप ये यहाँ से 9.1 को 1 किलोमीटर बनाएंगे तो 9.1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। या मैथमेटिकली अगर आप देखें तो मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि हम दोनों साइड्स पे 9.1 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद एक साइड पे आ जाएगा 1 और दूसरी साइड पे आ जाएगा आपके पास 1/9.1। तो इधर आ जाएगा 1/9.1 और इस तरफ जब 9.1 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। ओके जी, 1 किलोमीटर वो कवर करेगी 1/9.1 लीटर्स। तो हमारे पास क्या है जिस पे हमने चेक करना है, वो है 274। तो अब 274 किलोमीटर्स पे चेक करने के लिए आप दोनों साइड्स पे 274 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 274 किलोमीटर्स और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आ जाएगा 274/9.1 लीटर्स। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो कह रहे थे कि आपने जो है वो मेंटली करना है, यानी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने मेंटली एस्टिमेट करना है, वो यहाँ से कह रहे थे कि आपने इसके आगे जो है आपने इसका पेपर वर्क नहीं करना, आपने मेंटली सॉल्व करना है इसको। तो उसका मेथड क्या है कि आपने इसको एस्टिमेट कर लेना है। एस्टिमेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अभी बताते हैं आपको कि आप क्या करेंगे। देखिए 274 है, इसको आपने एस्टिमेट करना है टू द नियरेस्ट टेंस। 274 की जब नियरेस्ट टेंस करेंगे तो 74 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 74 को या तो आएगा 70 और या आएगा 80। तो 80 तब आएगा जब 74 की बजाय 75 या उससे बड़ा नंबर होता, लेकिन ये 74 है, 75 से छोटा नंबर है तो ये बन जाएगा 70। अच्छा, नीचे देखें 9.1 लीटर को आपने कन्वर्ट करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो या तो 10 आ सकता है या 9 आ सकता है। तो 10 तब बता अगर ये 9.5 या उससे बड़ा नंबर होता, तो लेकिन ये 9.1 है, यानी 1 जो है बाद में आ रहा है, पॉइंट के बाद जो आ रहा है वो 5 से छोटा नंबर है, तो ये आ जाएगा 9। ठीक हो गया, तो ये आ गया आगे पास आंसर। तो अब आप इसको जो है वो आप इसको वर्कआउट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने टेबल पढ़ना हो तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो इसकी जगह पे आप जो है वो 30 भी लिख सकते हैं। तो लेकिन जो बुक में आंसर है वो है 270/9। तो पेपर में अगर आप ये 30 भी लिख देंगे तो नो प्रॉब्लम। हमेशा पेपर में कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा काम करके आएँ। जब ज़्यादा काम करके आते हैं तो जो कम काम वाला क्वेश्चन होता है, जो एग्जामिनर है वो कम काम उठा लेता है और जो ज़्यादा वाला काम है उसको इग्नोर कर देता है। यानी जितना उसको चाहिए होता है एग्जामिनर को वो काम वहाँ से ले लेता है। वो ये नहीं है आप पे ऑब्जेक्शन करता कि आपने एक्स्ट्रा काम क्यों किया हुआ है। एक्स्ट्रा काम के कोई नंबर्स नहीं कटते, लेकिन कम काम करने के नंबर्स कटते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन इन द फिगर। हमने क्या करना है कि हमने जो है वो शेडेड रीजन की अनशेडेड रीजन से हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो देखें इसमें हमारे पास अगर डायग्राम में आप देखें तो शेडेड रीजन जो है वो हमारे पास सी वाला पोर्शन है। तो आपने एस्टिमेट करना है इसकी अनशेडेड रीजन से रेशो।
यानी कि इस वाले अनशेडेड रीजन से इसकी रेशियो को एस्टिमेट करना है। तो ये देखें अप्रॉक्सीमेट जो ये वाला पार्ट है ना, अगर ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास 2 है, यानी अगर ये पार्ट हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज के ये पार्ट अगर 10 है तो ये पार्ट जो है ये 20 है, यानी ये पार्ट इससे डबल है। ये शेडेड वाला अगर सिंगल है तो ये जो अनशेडेड है ये पार्ट इससे डबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने सिर्फ इसका आंसर लिखना है, इसमें कोई ऐसी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसमें कोई कैलकुलेशन करें, बस आपने डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आप लिखें रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन या आप ऐसा करें कि आप सिंपल लिखें एरिया ऑफ शेडेड रीजन और आगे आप लगा दें यहाँ पे रेशियो का साइन और आगे लिखें टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक हो गया। यहाँ पे इज इक्वल लगाएं, पहले शेडेड का आ जाएगा 1, रेशियो अनशेडेड का आ जाएगा 2। तो इसको जो है वो हम इस तरह से कर देते हैं ताकि आपके लिए जो है वो देखने में आसानी हो जाए। ठीक है जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन रेशियो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन ये आ जाएगा 1:2, यानी शेडेड रीजन 1 है और अनशेडेड रीजन जो है वो 2 है। 2 मीन्स के उसके डबल है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 हमारे पास ये है, अ शॉपकीपर मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम अ होलसेलर। एक शॉपकीपर है वो एक होलसेलर से ये ऑर्डर जो है वो करता है। ये आइटम्स हैं, ये क्वांटिटी है और ये कॉस्ट पर आइटम है। अच्छा जी, पहले बात करें स्कर्ट्स की तो 32 उसकी क्वांटिटी है और जो उसकी कॉस्ट पर आइटम है, एक आइटम की कॉस्ट है 18। बेल्ट्स की बात करें तो 18 क्वांटिटी है और 8 जो डॉलर्स है वो उसकी पर आइटम की कॉस्ट है। वाइट शर्ट्स हैं, फिर उसके बाद ब्लैक ब्लाउजेस हैं, उसके बाद ग्रे लेगिंग्स है। तो हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, शो हाउ यू एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द शॉपकीपर हैज़ टू पे, गिविंग एन आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। हमने ये बताना है कि जो शॉपकीपर है उसको कितनी जो है वो कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। शो हाउ यू एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द शॉपकीपर हैज़ टू पे। शॉपकीपर को जितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी उसकी उसको आपने एस्टिमेट करना है। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट $100। तो आपने जो अपना आंसर देना है वो $100 में नियरेस्ट देना है आपने। ओके, इसको सॉल्व करने का सिंपल मेथड ये है कि आप सिंपली क्या करेंगे, जो जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको जो इसकी अमाउंट है यानी पर आइटम जो अमाउंट है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें टोटल अमाउंट ऑफ मनी, अच्छा जी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी हम निकालते हैं। पहले आपके पास देखें, जब स्कर्ट्स की बात करें ये ऐसे ही है कि जैसे आप बाज़ार जाते हैं, अगर एक अंडा आपके पास 10 रुपये का है तो 3 अंडे कितने के आएंगे, ऑब्वियसली वो 30 रुपीज़ के आएंगे। वो 30 कैसे आया आपके पास, आपने एक अंडा 10 रुपये का है, आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 3 30 आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है। तो देखें पहले हमारे पास 32 स्कर्ट्स हैं, तो एक स्कर्ट की प्राइस जो है वो कितनी है 18, तो 32 इंटू 18 आ जाएगा। आगे प्लस, और अब दूसरे की बात करते हैं तो बेल्ट्स, 18 बेल्ट्स हैं हमारे पास, तो 18 बेल्ट्स हैं और एक बेल्ट है $8 की। तो उसके बाद बात करते हैं आगे शर्ट्स की, 47 शर्ट्स हैं और एक शर्ट जो है वो आपके पास जो है वो $26 की है, प्लस
अच्छा जी, उसके बाद देखिए 63 जो है वो ब्लैक ब्लाउजेज़ हैं और 1 पीस की जो प्राइस है वो 23 है प्लस ग्रे लेगिंग्स हैं 52 और जो 1 लेगिंग की जो प्राइस है वो है $9। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा जो है वो इसका साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि आपके लिए देखने में आसानी हो जाए। ओके जी, ये उम्मीद है काफ़ी इजी हो गया होगा आपके लिए। अच्छा जी, अब हम इसकी टोटल वैल्यू लिख देते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ मनी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके आपने इसको प्लस करना है, ये सारा पेपर वर्क है आपका। तो आपने बेसिकली हमने इसमें जो टोटल वैल्यू है उसको हमने एस्टिमेट करना है। शो हाउ यू एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, हमने टोटल अमाउंट ऑफ मनी को एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पे ये आपकी सारी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर के बगैर भी इसको कर सकते हैं। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। जब आप इसको सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 3859। तो अब देखें ये डॉलर्स आ रहे हैं आपके पास 3859। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, आपने इसको एस्टिमेट करना है। जब आप इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये आपके पास 3859 जो है ये आपके पास बन जाएगा अप्रॉक्सीमेट 4000। तो ये आ जाएगा $4000। तो ये इसका आंसर आ जाएगा $4000। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, बैग कॉस्ट RM25। RM बेसिकली मलेशियन रिंगट को कहते हैं, ये करेंसी का नाम है। तो अ बैग कॉस्ट 25 RM, एक बैग की जो प्राइस है वो है 25 RM। RM मीन्स के रिंगट, मलेशियन रिंगट। अच्छा, द कन्वर्शन रेट इज़ 1 RM इज़ इक्वल टू 0.409608 डॉलर्स, $। एस भी हमारे पास करेंसी है किसी मुल्क की। तो विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द बैग इन $। तो आपने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आपने जो है वो प्राइस फाइंड करनी है इस बैग की $। में। तो पहले आप ये देखें कि जो आपके पास जो फार्मूला गिवन है वो क्या है कि 1 RM इज इक्वल टू दिस $। ओके, ये आपके पास फार्मूला है। अच्छा जी, तो अब देखें कि हमने क्या फाइंड करना है, अ बैग कॉस्ट 25 RM। तो विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ बैग इन $। तो 1 RM का ये जो है वो कन्वर्जन रेट है। तो आपने 25 RM फाइंड करना है क्योंकि आपने बैग की प्राइस फाइंड करनी है ना। तो बैग की जो प्राइस है वो 25 RM है। तो आप क्या करें, आप दोनों साइड्स पे 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर आ जाएगा आपके पास 25, तो इधर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई दिस। अच्छा जी, अब देखें आपने इसको एस्टिमेट करना है, आपने इसको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, आपने इसको एस्टिमेट करना है। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। तो आप क्या करें, जब आपने एस्टिमेट करना है तो यहाँ पे देखें ये जो नंबर आपके पास आ रहा है 0.409608, आप इसको कन्वर्ट करें या तो नियरेस्ट होल नंबर में, अगर होल नंबर में पॉसिबल नहीं है तो आप नियरेस्ट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दें 1 डेसिमल प्लेस तक। तो देखें अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो जैसा कि जो 0 के बाद 4 आ रहा है, आपको पता है कि 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो फिर ये 0 ही आएगा।
तो हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे फिर, हम यहाँ पे 1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो राउंड ऑफ होने के बाद 0 आ रहा है। तो हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं, यानी हम इसको 4 तक राउंड ऑफ करते हैं। जब 4 तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.4 आएगा, क्योंकि 4 के बाद 0 है। तो ये आपके पास 0.4 आ जाएगा और ये बाकी के सारे नंबर जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 0.4 को, जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये 10 US डॉलर जो है वो इसकी प्राइस आ जाएगी 25 RM की। और 25 RM क्या है, ये है प्राइस ऑफ द बैग। तो आप यहाँ पे लिख दें प्राइस ऑफ द बैग इज इक्वल टू $10 S। ओके, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपके पास ये है, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। डिसाइड विच ऑफ द ऑप्शंस इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। आपने ये डिसाइड करना है कि इनमें से जो कौन सी ऑप्शन है वो जो है वो बेटर वैल्यू है फॉर मनी के लिए, यानी उसमें जो है वो मनी ज़्यादा सेव होती है। ओके, तो देखें ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। डायग्राम आपको पेपर में दी होती है, तो क्वेश्चन में भी दी हुई है डायग्राम। तो आपने यहाँ से जो डायग्राम गिवन है, यहाँ से आपने 2 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। आप देखिए कौन सी ऑप्शन है जिस पे आपके पैसे ज़्यादा सेव हो रहे हैं, वो ऑप्शन जो है वो बेटर होगी। तो पहले आप बात कर लें ऑप्शन ए की और फिर आप बात कर लें ऑप्शन बी की। अच्छा जी, जब ऑप्शन ए की बात करेंगे तो देखें कि 300 ग्राम्स जो हैं, 300 ग्राम जेली बीन्स, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 300 ग्राम जेली बीन्स जो है वो $5.80 के आते हैं। तो $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो $5 में हो जाएंगे 500 सेंट्स। तो $5.80 में हो जाएंगे 580 सेंट्स। सिंपल क्या करना है, आपने इस डॉलर्स को, जो डॉलर है 5.80, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएगी, सेंट की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा 580 सेंट्स। तो 300 ग्राम जो है वो आपके पास इक्वल आ रहा है 580 सेंट्स के। ठीक हो गया, तो 1 ग्राम किसके इक्वल आएगा, 1 ग्राम के लिए आप क्या करेंगे, 300 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो आ जाएगा 500/300, सॉरी 580/300 सेंट्स। तो इसके आगे आप इसका आंसर लिख दें। आंसर कैसे आएगा ये भी देख लें आप। ये आपके पास है 500 और 580 और उसके नीचे आ रहा है 300। ज़ीरो जो है वो पहले ज़ीरो से कट जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, 58 को आपने 30 पे डिवाइड करना है। जब आप 58 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 30 1s are 30, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 8 और 28। यहाँ पे आप लगाएंगे डेसिमल, ये बन जाएगा 280। 280 तो 30 का टेबल पढ़ेंगे, 280 है 30, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 9s are 27 लिखेंगे तो नीचे आएगा 10, तो डेसिमल ऊपर है 100 आ जाएगा, तो 33 सा आ जाएगा 90। तो बस आपने 2 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर लेके आना है। तो ये 1.93 आ रहा है, यानी कि इस वाले का आंसर आ रहा है 1.93 सेंट्स। ठीक हो गया। तो अब यही काम हम ऑप्शन बी के साथ कर लेते हैं। ऑप्शन बी के साथ करेंगे
तो हम पहले क्या आएगा, 500 ग्राम्स हो तो क्या क्या बन रहा है आपके पास 9.90, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें 990 आ जाएगा, 990 सेंट्स। तो 1 ग्राम कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 990 डिवाइडेड बाय 500। तो आप देखें कि क्या आंसर आ रहा है आपके पास कैंसिलेशन के बाद, 990 डिवाइडेड बाई 500। तो 500 वन ज़ा 500 आ जाएगा, तो 0 9 और 4। अब यहाँ पे आप लगाएं डेसिमल, तो 5 इधर आएगा 0, 4900। तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा आ जाएगा 4500। तो 0 0, तो ये आ जाएगा 400। तो 0 डेसिमल ऑलरेडी है, यहाँ पे आप सिर्फ 0 लगाएं, तो 5 8 ज़ा 40, तो ये आ जाएगा 1.98। तो ये वाला जो दूसरे वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.98 सेंट्स। तो देखिए जी, दोनों ऑप्शंस आ गई आपके पास। पहली ऑप्शन में क्या है कि आपको क्या होगा कि 1 ग्राम जो है ना, 1 ग्राम ऑफ जेली बीन्स, वो आपको मिलेगा 1.93 सेंट्स में। तो दूसरी ऑप्शन में क्या है कि 1 ग्राम जो है ना, वो आपको मिलेगा 1.98 सेंट्स में। तो देखें कौन सी ऑप्शन में आपको फ़ायदा हो रहा है। उस ऑप्शन में फ़ायदा होगा जो आपको सस्ते वाला मिल रहा है, जिसमें आपको कम रेट पर चीज़ मिल रही है, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो देखें ऑप्शन ए में जो है वो आपको 1.93 सेंट्स में जो है वो 1 ग्राम मिल रहा है। तो ऑप्शन बी में आपको 1.98 सेंट्स में 1 ग्राम मिल रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो है वो बेटर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर 2 में आते हैं, पेपर 1 में भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेपर 2 में आते हैं। तो जब पेपर 2 में आए तो आपने ये सारी वर्किंग करने के बाद आपने नीचे लिख देना है ऑप्शन ए इज़ बेटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ बेटर। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखने में थोड़ा सा जो है वो ख़तरनाक नज़र आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं। शॉप ए सेल्स अ ड्रेस फॉर दिस डॉलर्स। शॉप ए जो है वो एक ड्रेस सेल करती है 79.50 डॉलर्स में। शॉप ए सेल्स अ ड्रेस फॉर 79.50 डॉलर्स विद अ 20% डिस्काउंट। शॉप ए जो है वो 79.50 डॉलर्स में एक ड्रेस सेल करती है। शॉप ए सेल्स, ये सेल यहाँ पे ना आपके पास एस आएगा, एस फॉर सेल फॉर सेल्स। अच्छा जी, तो विद 20% डिस्काउंट, वाइल शॉप बी सेल्स द सेम ड्रेस फॉर 69.50 डॉलर्स विद अ 10% डिस्काउंट। शॉप बी जो है वो 69.50 डॉलर्स में वही ड्रेस सेल करती है और 10% डिस्काउंट के साथ। राइट डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू हेल्प यू डिसाइड विच शॉप टू बाय द ड्रेस फ्रॉम। आप अपने मेंटली कैलकुलेशन करें, मेंटल से आपने कैलकुलेशन करनी है। आपने जो है वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, तो आपने एस्टिमेट करना है कि किस शॉप से जो है वो आपको ड्रेस ख़रीदना चाहिए, यानी कि कौन सी शॉप आपके लिए बेहतर है। तो वही शॉप आपके लिए बेहतर होती है जिसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता हो, यानी आपको ज़्यादा पैसे आपके सेव होते हों, वो शॉप आपके लिए बेटर होगी। ओके जी, एक चीज़ आप सिंपली याद रखें कि अगर जो है वो एक चीज़ आपको 20% डिस्काउंट पे मिल रही है, 20% डिस्काउंट है उस चीज़ के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो आपको 80% पर मिल रही है। इसी तरह से अगर एक चीज़ पर 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको 90% पर मिल रही है। तो आप देखें कि शॉप ए सेल्स अ ड्रेस फॉर दिस विद 20% डिस्काउंट। तो प्राइस यहाँ पर आप जो है वो लिखेंगे प्राइस ऑफ शॉप ए। शॉप ए की प्राइस क्या आ जाएगी? शॉप ए की प्राइस जो है वो 20% डिस्काउंट है। इसका मतलब है कि शॉप ए आपको 80% पे जो है वो चीज़ दे रही है, तो इसकी प्राइस आ जाएगी 80
आप परसेंट को आप जो है वो डायरेक्ट 100 लिख दें, यानी 80%। और वो किसका आ रहा है 80%? वो आपके पास आ रहा है $79.50 का। ठीक हो गया। तो अब देखें इस तरह से प्राइस ऑफ शॉप बी की आएगी आपके पास। प्राइस ऑफ शॉप बी के लिए आपने क्या करना है, अगर वो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको 90% पे मिल रही है। तो ये आ जाएगा 90/100 मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू $69.50। तो देखें आपने इसको एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट जब करना है तो आप क्या करें, आप इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ले लें। तो देखें 79.50 जो है उसको आप 80 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 और यहाँ पर जो है वो डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप देखें जब आप 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 ये आ जाएगा 6400। ओके, 8 8 6400 नीचे आएगा आपके पास 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा 1 1 से, और यहाँ पर 1 की जगह पे आ जाएगा आपके पास डेसिमल। तो ये आ जाएगा 6.4 जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो इस तरह से। अगर आप दूसरे की बात करें तो चलें उसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ये पहली वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी $6.4। अच्छा जी, जब आप प्राइस शॉप बी की बात करते हैं तो देखें शॉप बी में भी $69.50 है। अच्छा देखें हमने यहाँ पे इसलिए इसको जो है वो राउंड ऑफ किया है, यानी इसको हमने नियरेस्ट होल नंबर में लिखा है क्योंकि दोनों में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। दोनों में आ रहा है 5.50 तक, दोनों ही जो है वो एस्टिमेटेड हो रहे हैं ऑलरेडी। ये भी 69.50 है, ये भी 79.50 है। अगर यहाँ पे होता 79.75 और यहाँ पे होता 69.25 तो शायद हम इसको इस तरह से एस्टिमेट ना करते, हम इसको डेसिमल्स में लेके चलते। लेकिन अब हमने इसको कर सकते हैं क्योंकि दोनों को हम सेम नेक्स्ट नंबर तक मूव कर सकते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 70 में, और डॉलर का साइन जो है वो हम यहाँ पर शुरू में लगा देते हैं। 90/100 इंटू 70। तो आप देखें जब आप इसको करेंगे तो क्या आपके पास आएगा 9 7 63, 6300 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये 0 0 से कट जाएगा 0 0 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 63। तो ये आ जाएगा 63, वो आ जाएगा 6.4। नो, इस तरह से तो नहीं हो सकता। ये देखें जनाब, यहाँ पर हमने गलती कर ली है, ये 6.4 नहीं आता, ये 64 आता है। और यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 63 आएगा आपके पास। अच्छा जी, आप देखें शॉप ए जो है वो आपको देगी $64 में और शॉप बी आपको देगी $63 में। तो आप देखें कि आपके पास कहाँ पे आपकी ज़्यादा सेविंग हो रही है। ऑब्वियसली शॉप बी पे आपकी सेविंग हो रही है। तो आप यहाँ पे लिख दें कि शॉप बी इज़ बेटर। राइट डाउन द कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू हेल्प यू डिसाइड विच शॉप टू बाई योर ड्रेस फ्रॉम। बेसिकली उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप मेंटली इसकी आप कैलकुलेशन लिखें। राइट डाउन योर कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली, जो मेंटली आप कर सकते हैं वो आपने लिखना है। तो बेसिकली अगर आप मेंटली की बात करें तो ये जो पहला स्टेप है इसका ये वाला, और जो पहला स्टेप है इसका ये वाला, यही आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको सारा कर देंगे तो ये आपके लिए फ़ायदे में है। तो आप देखें यहाँ पर आप लिख दें इसके बाद कि शॉप बी इज़ बेटर टू बाय द ड्रेस फ्रॉम। ठीक हो गया, शॉप बी इज़ बेटर टू बाय द ड्रेस फ्रॉम। शॉप बी बेटर है जहाँ से हम ड्रेस खरीद सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दें
उन्होंने क्वेश्चन में कहा है राइट डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली। आपने सिर्फ एक कैलकुलेशन लिखनी है जो आप मेंटली कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेंटली करें, लेकिन हमने उसको सॉल्व कर भी दिया। तो अगर आप मेंटली लिखने की बात करें तो याद रखें ये पहली लाइन, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, और यहाँ से इसकी पहली लाइन, शॉप बी की पहली लाइन, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो हम डिसाइड करें या ना करें, वो हमारी जो है वो टेंशन है कि हमने किस शॉप से परचेज़ करना है। लेकिन हमने वो सारी कैलकुलेशन कर दी है ताकि आप पेपर में ये सारी करके आएँ तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, हैंड बैग कॉस्ट्स 26700 26,700 कोरियन यन। ये करेंसी है कोरिया की। द कन्वर्जन रेट इज़ $1 इज इक्वल टू 876.333 कोरियन यन। ओके, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो एस्टिमेट द प्राइस ऑफ हैंड बैग इन $। तो आपने जो हैंड बैग की प्राइस फाइंड करनी है $। में। तो जिसको आपने फाइंड करना होता है उसको आप हमेशा लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। तो एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द हैंड बैग इन $। हमने $। में उसकी प्राइस फाइंड करनी है। पहले आप वो फार्मूला लिख लें जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके जी, ये कन्वर्जन रेट आपको दिया हुआ है। तो देखें आपके पास जो हैंड बैग की कॉस्ट है वो ये है, ओके, 26700 KRW। तो अब देखें आपने क्या करना है, पहले आपने इस जो टर्म है ना ये वाली, इसको आपने लिखना है उस साइड पे, और $1 को आपने लिखना है इस साइड पे। ओके जी, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब देखें अगर आप 1 KRW की वैल्यू फाइंड करें तो ये जो नंबर है 876, ये उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, आप देखिए हमने क्या फाइंड करना है, हैंड बैग कॉस्ट $। 26700 KRW। तो आप दोनों साइड पे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 26700। तो ये आपके पास आ जाएगा 26,700, और इधर भी ये नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 26,700। तो अब आप इसको एस्टिमेट करने के लिए आप क्या करें कि आप यहाँ पर जो है वो 876.33 को आप नियरेस्ट हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर दें। या तो ये 800 आएगा या आपके पास 900 आएगा। तो ये 900 के करीब है, तो ये आ जाएगा 900। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप सिंपल इसको पेपर वर्क करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 30। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 30। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3C। ये हमें सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की है आज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को जो है वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। थैंक यू वेरी मच।